सोनम परी का जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। परी लोक के राज्य में सोनम नाम की एक बहुत ही सुंदर परी रहती थी और उसकी नीली आंखें और सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देती थी, जिसकी वजह से परी लोक की सारी परियां सोनम परी को बहुत ही ज्यादा पसंद किया करती थी। और सोनम परी का बात व्यवहार भी परी लोक की सभी परियों से बहुत ही ज्यादा अलग था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वो हमेशा पृथ्वी लोक पर रह रही लोगों की भी अक्सर मदद किया करती थी, जिसकी वजह से परी लोक के सभी लोग सोनम परी के आने का हमेशा इंतजार किया करते थे। और उसी गांव में मीनाक्षी नाम की एक लड़की भी रहती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा लालची और चालाक लड़की थी। वो हमेशा बस अमीर बनने के सपना देखा करती थी। तभी एक दिन वो कहती है, पता नहीं मुझे कब तक इस गरीबी में जीना पड़ेगा। काश मेरे पास भी कहीं से बहुत सारा पैसा आ जाए, जिससे मैं अपने लिए ढेर सारे कपड़े और एक बड़ा सा घर ले सकूं और एक ऐसो आराम की जिंदगी जी सकूं। लेकिन ये सब होगा कैसे? इतना कहकर मीनाक्षी मन ही मन सोचती है और कहती है, अरे वाह, ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। अब मुझे कैसे न कैसे करके सोनम परी को अपनी बातों में फंसाना होगा। इतना कहकर मीनाक्षी सोनम परी के आने का इंतजार करने लगती है। तभी एक दिन जब सोनम परी धरती लोक पर आती है, तभी गांव के सभी लोग सोनम परी को अपनी अपनी तकलीफों के बारे में बताते हैं, जिसके बाद सोनम परी एक एक करके सबकी तकलीफों को दूर कर देती है और उसे ऐसा करते करते शाम हो जाता है। तभी जब वो अपने परी लोक वापस जाने लगती है, उसी समय मीनाक्षी हाथ में चाकू लिए अपने आप को मारने का नाटक करते हुए कहती है, अब मैं और जीना नहीं चाहती, मुझे अब इस दुनिया से जाना होगा। हम मैं जीकर भी क्या करूँगी, मैं जा रही हूँ। और इस तरह मीनाक्षी को नाटक करता देख सोनम परी कहती है, आखिरकार ये लड़की अपनी जान क्यों देना चाहती है, मुझे चलकर इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर सोनम परी मीनाक्षी के पास जाती है और उससे कहती है, सुनो, रुक जाओ, तुम अपने आप को मारना क्यों चाहती हो? आखिर क्या बात है? मैं अब और जीना नहीं चाहती, मुझे मर जाने दो प्लीज, तुम यहाँ से चली जाओ। देखो, मरने से किसी की भी तकलीफ दूर नहीं होती है, इसलिए तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मेरी जिंदगी में दुख के सिवा और कुछ नहीं है और न ही इस दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई है। किसी ने भी मुझे अनाथ का साथ नहीं दिया, फिर भी मैं हिम्मत करके अपना पेट अकेले पालती रही, लोगों से काम मांगती रही, पर किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। और पिछले कई दिनों से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, इसलिए अब मैं और ये जिंदगी नहीं जी सकती हूँ। इस तरह मीनाक्षी की नाटक भरी कहानी सुनकर सोनम परी की आंखें भर आती है और वो मीनाक्षी को समझाते हुए कहती है, देखो मीनाक्षी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो मैं बदल तो नहीं सकती, पर हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम भला मेरी क्या मदद कर सकती हो? मीनाक्षी के इतना कहते ही सोनम परी अपनी जादुई छड़ी से एक चमचमाता हुआ लहंगा प्रकट करती है और उस लहंगे को मीनाक्षी को देते हुए कहती है, मीनाक्षी, ये लो, ये एक जादुई लहंगा है। तुम इस लहंगे से जो कुछ भी मांगोगी, ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा। पर हाँ, ये लहंगा मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीने तक के लिए ही दे सकती हूँ, उसके बाद मैं ये लहंगा तुमसे वापस ले लूंगी। सोनम परी की ये बात सुनकर मीनाक्षी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो जादुई लहंगा लेकर अपने घर वापस आ जाती है। फिर उस जादुई लहंगे से कहती है, हे मेरे जादुई लहंगे, मुझे एक सुंदर और बड़ा घर चाहिए जिसमें मैं बड़े ही आराम से रह सकूं। मीनाक्षी के इतना कहते ही उस जादुई लहंगे में से एक रोशनी निकलती है और देखते ही देखते मीनाक्षी की छोटी सी झोपड़ी एक बड़े ही आलीशान से घर में बदल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरा घर तो इस गांव में सबसे बड़ा और आलीशान लग रहा है। इतना कहकर मीनाक्षी फिर से एक बार उस जादुई लहंगे से कहती है, हे मेरे जादुई लहंगे, मैं चाहती हूँ तुम मेरा ये घर पैसों से भर दो, ताकि मैं अपनी जरूरत की सभी चीजों को बड़े ही आराम से खरीद सकूं। और इस तरह मीनाक्षी उस जादुई लहंगे की मदद से अपनी हर इच्छाओं को पूरा करने लगती है और एक ऐसो भरी जिंदगी जीने लगती है। और अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती और वो एक सुकून भरी जिंदगी जीने लगती है। वहीं उसका ऐसा बर्ताव देखकर गांव वाले भी बड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जादुई लहंगा मिलने की वजह से मीनाक्षी बहुत ही ज्यादा घमंडी हो जाती है
और वो अपने से गरीब लोगों से बदतमीजी से बात करने लगती है। तभी एक दिन जब गांव की एक औरत मीनाक्षी के घर उसे मदद मांगने के लिए जाती है और कहती है, मीनाक्षी बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो? वो क्या है ना, कल आंधी आने की वजह से मेरे घर की छत उड़ गई है, तो अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो तो मैं अपनी छत सही करवा सकूंगी। वैसे भी तुम्हारे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगी। उस औरत की ये बात सुनकर मीनाक्षी कहती है, पता नहीं तुम गांव वाले सुबह सुबह मेरे घर पर भीख मांगने के लिए क्यों आ जाते हो? अरे मैंने क्या पैसों का पेड़ लगा रखा है जो तुम्हें बांटते फिरूं? चलो जाओ यहाँ से। इतना कहकर मीनाक्षी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है, क्योंकि पैसा आ जाने की वजह से मीनाक्षी के अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड आ जाता है और वो किसी की भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होती है और दिन पर दिन उसका लालच बढ़ता ही जाता है। और वहीं गांव वाले मीनाक्षी के इस बर्ताव को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और अब जादुई लहंगा वापस लौटाने का दिन भी आ जाता है। लेकिन मीनाक्षी अब सोनम परी को अपना जादुई लहंगा वापस नहीं लौटाना चाहती थी, इसलिए वो कहती है, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सोनम परी को अपना ये जादुई लहंगा नहीं ले जाने दूंगी, इसलिए मुझे कुछ न कुछ प्लान तो सोचना ही पड़ेगा। इतना कहकर मीनाक्षी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस जादुई लहंगे से कहती है, हे मेरे जादुई लहंगे, मैं चाहती हूँ तू मेरा रंग रूप पूरी तरीके से बदल दे ताकि मुझे कोई भी पहचान न पाए। और इस तरह मीनाक्षी के कहने पर जादुई लहंगा मीनाक्षी का रंग रूप पूरी तरीके से बदल देता है, जिसके बाद मीनाक्षी बेफिक्र होकर अपने घर में आराम फरमा रही होती है। उसी समय उसके घर का डोरबेल बजता है और उसे लगता है सोनम परी अपना लहंगा लेने आई है, जिसके बाद मीनाक्षी खुशी खुशी अपना दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके घर के दरवाजे के सामने 2 गरीब बहनें खड़ी होती है, जिसे देखकर मीनाक्षी गुस्से में उनसे कहती है, अरे कौन हो तुम दोनों और ऐसे मेरे घर के सामने क्यों खड़ी हो? माफ करना दीदी, लेकिन हमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, भगवान के लिए हमें कुछ खाने को दे दो। हे भगवान, पता नहीं ये सुबह सुबह किन भिखारियों की शक्ल देख ली मैंने। अरे तुम लोगों ने क्या मेरे घर को अनाथ आश्रम समझ रखा है जो यहाँ पर सुबह सुबह खाना मांगने आ गई हो? चलो जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। और इस तरह मीनाक्षी का ये बर्ताव देखकर उन दोनों बहनों को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से सोनम परी प्रकट हो जाती है और मीनाक्षी के इस बर्ताव को देखकर सोनम परी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, दुष्ट लड़की, मैंने तुम्हारी मदद बस इसलिए की थी क्योंकि मुझे तुम पर दया आ गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मेरे जादुई लहंगे का इस तरह गलत इस्तेमाल करोगी और इन गरीब लोगों का मजाक उड़ाओगी, इसलिए अब तुम बिल्कुल भी इस लहंगे के लायक नहीं हो। इतना कहकर सोनम परी जैसे ही चुटकी बजाती है वैसे ही मीनाक्षी अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद मीनाक्षी कहती है, अरे ये क्या, उस जादुई लहंगे का जादू कैसे खत्म हो सकता है? मीनाक्षी, क्योंकि वो मेरा जादुई लहंगा है और मुझे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने अपना जादुई लहंगा तुम जैसी लड़की को इस्तेमाल करने के लिए दिया, इसलिए मैं अपना जादुई लहंगा तुमसे वापस ले रही हूँ। इतना कहकर सोनम परी जैसे ही चुटकी बजाती है वैसे ही वो जादुई लहंगा सोनम परी के हाथ में आ जाता है और ये देखकर मीनाक्षी चौंक जाती है और सोनम परी मीनाक्षी से उसका सब कुछ छीन लेती है और वापस परीलोक लौट जाती है, जिसके बाद मीनाक्षी फिर से गरीब बन जाती है और अब उसे उसके किए की सजा भी मिल जाती है और वो दर दर की ठोकरें भी खाने लगती है। गर्मी में बहू की बर्फ की साड़ी। जहाँ रीतू मॉडल थी तो वहीं उसके ससुराल वाले सीधे साधे साधारण से थे। रीतू को नया नया डिजाइन के कपड़े पहनने का बहुत शौक था। जब वह सुनती मार्केट में कोई नए कपड़े आए हैं तो वो फौरन खरीद लाती और वह उन कपड़ों को पहन लेती है। गर्मियाँ शुरू हुई तो रीतू ने गर्मियों के कपड़ों की शॉपिंग करनी शुरू कर देती है और वह रोजाना ही तरह तरह के कपड़े ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन खरीदती। एक दिन रीतू अपने लिए कुछ नए कपड़े तलाश कर रही थी क्योंकि उसे रिश्तेदारी में शादी में जाना था। शादी दिन की थी, इसीलिए रीतू गर्मी के लिए बहुत परेशान थी। क्या बात है रीतू, तुमने अभी तक शादी में जाने की तैयारी नहीं की? मैं सोच रही थी
तुम वो रानी कलर वाली साड़ी पहन लेती। माँ जी, मैं ये साड़ी वाड़ी कुछ नहीं पहनने वाली। मैं अपने लिए कुछ अलग सी कोई ड्रेस मंगवाऊंगी। देखती हूँ गर्मियों के लिए क्या रियो कलेक्शन है। ऑफलाइन तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया, अब देखती हूँ ऑनलाइन ही कुछ मंगवा लूँ। पता नहीं तुम क्या क्या मंगवाती रहती हो। इतने कपड़े पड़े हैं तेरे पास, जिनमें से शायद तुमने एक कपड़े को भी दूसरी बार पहनी भी नहीं है, फिर नए कपड़े खरीदने को सोच रही है। कपड़े से इतनी अलमारियां भरी है तुम्हारी। 2 साल हो गए तुम्हारी शादी के हुए और 2 साल में तुमने कितने फालतू कपड़े खरीदे हैं। माँ, रितु को जितना कहना है कह लो, लेकिन वो करेगी अपने मन की ही। जो पहनना है वो पहन लेगी। माँ, आप रहने दो। रितु कमरे में चली जाती है, तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है, जो उसे एक नई शॉपिंग साइट के बारे में बताती है, जहाँ पर बर्फ के कपड़े मिल रहे थे। यह सुनकर रितु बहुत खुश होती है। हाँ रितु, मैंने सुना है उस शॉपिंग साइट पर बर्फ के कपड़े मिलते हैं, तेरे लिए बहुत सही रहेगा। तू बता रही थी ना कि दिन की शादी है, तो गर्मी में तो सचमुच ठंडा ठंडा एहसास होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो रूपा, मैं आज ही बर्फ के कपड़े ऑर्डर कर देती हूँ। शादी तो अगले हफ्ते है, 1-2 दिन में आ ही जाएंगे। अपनी सहेली के कहने पर रितु उस शॉपिंग साइट से एक बर्फ की साड़ी मंगवा लेती है। बर्फ का वो साड़ी एक बड़े आइस बॉक्स में पैक होकर आई थी। रितु बर्फ की साड़ी देखकर बहुत खुश होती है, पर रितु ने उन बर्फ के कपड़े के बारे में इतना न फैक्स फाइल्स पर पढ़े थे और नहीं ही बॉक्स पर। उसे सिर्फ बर्फ के कपड़े दिखाई दे रहे थे और कुछ भी नहीं। अरे यह क्या है रितु, यह कैसे कपड़े हैं? माँ जी, यह बर्फ की साड़ी है। मैं स्पेशल डाइटिंग में पहनने के लिए मंगवाई है और मुझे दिन में शादी के समय गर्मी नहीं लगेगी। मुझे तो ठंडा ठंडा कूल एहसास होगा। आप सब गर्मी में इतना चमत्कार और रंग वाले कपड़े पहनोगे तो देखना पसीने छूट जाएंगे। पर मैं इस बर्फ की साड़ी को पहनकर बहुत रिलैक्स फील करूंगी। और अगर इन पर लगी बर्फ धूप में पिघल गई तो? नहीं माँ जी, यह बर्फ पूरे 12 घंटे तक नहीं पिघलता। मैंने लोगों को देख पढ़े थे, काफी लोगों ने मंगवाई है। 2 दिनों तक बर्फ ऐसे ही रहेगी। कितनी सुंदर ड्रेस है, मैं तो अलग दिखने वाली हूँ इसे पहनकर। अभी इसे बॉक्स में रख देती हूँ, कल निकालूंगी शादी में पहनने के लिए। अगले दिन शादी थी। रितु ने बर्फ की बनी हुई साड़ी पहनती है और तैयार हो जाती है। रितु, ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है जो आपने बर्फ की साड़ी पहनी हो? अगर जरा सा भी कहीं बर्फ पिघल गई ना तो वहाँ सब लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। वही तो मैं इसे समझा रही हूँ कि एक अच्छी सी साड़ी पहन ले, पर इसे तो यही साड़ी पहननी है। माँ जी, मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ, मैं ऐसे साड़ी सूट नहीं पहन सकती, इसीलिए मैंने अपने लिए यह साड़ी मंगवाई है। अरे ऐसा भी क्या मॉडर्न होना, बताओ तो। बर्फ की साड़ी पहनकर शादी में जाएगी, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। रितु अपने सास और पति के साथ शादी में पहुंचती है। दिन की शादी थी तो गर्मी और धूप बहुत ज्यादा थी, लेकिन रितु ने तो बर्फ की साड़ी पहनी थी तो उसे गर्मी लगी नहीं रही थी। उसे बर्फ की साड़ी पहने देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी वह बर्फ की साड़ी कभी नहीं देखी थी। अरे वाह रितु, आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, एकदम बर्फ लगी हुई। यह तो बिल्कुल अलग है। वैसे आपके बारे में जितना सुना था कि आप बहुत मॉडर्न हो, आज देख भी लिया। मैं भी यही सुना है, रितु भाभी बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती है और आज तो तुम्हारी साड़ी बहुत अलग लग रही है रितु। वैसे कौन सी साइट से मंगवाया है, मुझे भी बताना। मेरी किंजल वाइफ की मैरिज है, वो भी दिन की है। मैं सोच रही थी कि कोई बर्फ की ड्रेस जो मुझ पर अच्छी लगे मैं भी मंगवा लूं। जी आंटी जी, जरूर, मैं आपको साइट का लिंक भेज दूंगी। रितु सबके साथ बातें कर रही थी और खूब एंजॉय कर रही थी। दिन की शादी थी, ओवर एरिया था
और धूप भी बढ़ गई थी। सबको गर्मी और पसीने से बुरा हाल हो रहा था। दूल्हा दुल्हन मंडप पर बैठे और रीतू अपने सास और पति के साथ खाना खाने के लिए चली गई। अरे रात की शादी रखते दिन की शादी, कितनी गर्मी लग रही है। ओहो कितने पसीने आ रहे हैं। आप रुकिए माँ, मैं आपके लिए सामने के दुकान से कुछ फ्रूट, चाय और जूस लेकर आता हूँ। देखा, मैंने सही किया ना माँ जी। मैंने यह बर्फ की साड़ी पहनी है तो मुझे गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा और मैं तो आराम से शादी एंजॉय कर रही हूँ। अरे क्या शादी में एंजॉय कर रही हो बहू? वह देखो तुम्हारा इस साड़ी का सारा बर्फ पिघल रही है। नीचे की साड़ी का सारा बर्फ हट चुकी है। वह देखो सामने की रीतू भाभी का सारी बर्फ पिघल गई। अच्छा है ना, पूरी शादी में बहुत इतरा रही थी कि बर्फ की साड़ी पहनी है। अब तो ऐसा लग रहा है रीतू भाभी बर्फ की नहीं बल्कि पानी की साड़ी पहनी है। सब लोग रीतू की कपड़े को बहुत हंसी उड़ा रहे थे क्योंकि रीतू की साड़ी के ऊपर से सारी बर्फ पिघल चुकी थी और उसकी साड़ी बहुत भद्दी सी लग रही थी। और बनो मॉडल और मंगाओ ऐसी अजीब सी कपड़े। देखा शादी में कितना मजाक बन गया तुम्हारा। मैंने मना किया था कि इस तरह के कपड़े मत पहनो, पर तुम हो कि मेरी कभी सुनती ही नहीं हो। आई एम सॉरी माँ जी, अब मैं क्या करूँ, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। अब मुझे यहाँ नहीं रुका जाएगा, हम घर चलते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी यहाँ खड़े होकर और भी मजाक नहीं बनना। चलो घर ही चलते हैं। रीतू की वजह से उसके सास को रिश्तेदारी की खास शादी बीच में ही छोड़कर आनी पड़ी। रीतू ने घर जाकर कस्टमर केयर पर कॉल किया और उन्हें साड़ी खराब होने की शिकायत की, पर गलती रीतू की खुद की थी। उसने साड़ी के लिए लिखे गए इंस्ट्रक्शन पढ़े ही नहीं थे। उसने बाद में पढ़ा कि बर्फ के कपड़े पहनकर धूप में नहीं जाना। कपड़े सिर्फ बस गर्मी दूर करने के लिए थे, धूप में पहनने के लिए नहीं। रीतू के इस महंगे साड़ी के कपड़े रिटर्न नहीं होते। महंगी साड़ी के पैसे भी गए और मूड भी खराब हुआ। रीतू को यह भी समझ आ गया कि इतना भी मॉडल बनना अच्छा नहीं कि हम कुछ भी मंगवा कर कुछ भी पहन लें। हमेशा सोच समझकर शॉपिंग करना चाहिए। यह बात उसे उसी दिन समझ में आ गई।